हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा की। और आज हम हिंदी के काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। इसके पहले हमने व्याकरण के सारे प्रश्न भी देख लिए हैं और वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी भी कर ली है। तो पहला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा। तो इसका उत्तर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को प्रतीक्षारत तथा व्याकुल नवविवाहिता की तरह देखा। इसके बाद है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो इसका उत्तर है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्न परिवर्तन हुए। पहला है, ठंडी हवाएं चलने लगी जो आंधी में बदल गई। दूसरा है, गली में धूल उड़ने लगी। तीसरा है, लताएं हवा में लहराने लगी। चौथा है, क्षितिज पर बादल घिर आए। और पांचवा है, जोरदार वर्षा शुरू हो गई। तो मेघरूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्न परिवर्तन हुए। ठंडी हवाएं चलने लगी और आंधी में बदल गई। गली में धूल उड़ने लगी। लताएं हवा में लहराने लगी। क्षितिज पर बादल घिर आए। जोरदार वर्षा शुरू हो गई। अगला प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर है, अरहर और सनई के खेत से मधुर आवाज आ रही है जिससे कवि को ये खेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो धरती ने अपनी कमर पर करधनी बांध रखी हो। अगला प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है, मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा व खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा था। तो इसका उत्तर है, कवि को अंदेशा था कि कोयल या तो कोई विशेष संदेश लेकर आई है या फिर उसने देश में दावानल की तरह फैल रही क्रांति की ज्वाला को देख लिया है जिसे वह सबको बताना चाहती है। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तो इसका उत्तर है, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि वे भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। अगला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका उत्तर है, कोयल अर्धरात्रि में कूक रही थी जिससे कवि असहज हो गए। वे सोचने लगी कि कोयल क्या संदेश देना चाहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो इसका उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों जैसे मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, तीर्थ स्थलों पर जाना आदि का खंडन किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका उत्तर है, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रजभूमि में ही बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसका उत्तर है, कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे श्री कृष्ण और उनकी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण जहाँ भी रहे, जिन वस्तुओं को छुआ था, उन सभी से रसखान प्रेम करते हैं, इसलिए रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को प्रेम से निहारना चाहते हैं। तो हमने काव्य खंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पहले भी करे थे। यदि आप चैनल को देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसे पाने का प्रयास करता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? तो इसका उत्तर है, बच्चों के काम पर जाने से वे पढ़ लिख नहीं पाएंगे और उनका बचपन भी खत्म हो जाएगा। बच्चों का भविष्य देश व दुनिया से जुड़ा हुआ है। यदि बच्चे एक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो यह पूरे राष्ट्र का नुकसान है। बाद अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो इसका उत्तर है, मेघ जब आते हैं तो आकाश में सुंदर सजीले बादल दिखाई देते हैं। उनके आकार भी अलग अलग होते हैं, इसके साथ ही उनका रंग भी मनमोहक होता है, इसलिए मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात कही गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका उत्तर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि जेल में बंद है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि जेल में बंद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना कहा है क्योंकि ये हथकड़ियां उन्हें देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लगाई गई है। ये उनके लिए सम्मान का रूप है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना कहा है क्योंकि ये हथकड़ियां उन्हें देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लगाई गई है। ये उनके लिए सम्मान का रूप है। बाद अगला प्रश्न है, कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो कभी कभी जीवन परिचय के स्थान पर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, कवि परिचय या लेखक परिचय से संबंधित। तो इसका उत्तर है, कबीर निर्गुण निराकार परमात्मा के उपासक थे और दूसरा है, कबीर समाज सुधारक कवि थे। उनकी रचनाओं में अंधविश्वासों कुरीतियों का विरोध किया गया है। यदि 2 नंबर में यह प्रश्न आता है तो इसी तरह से लिखना है, कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं। तो उत्तर है, कबीर निर्गुण निराकार परमात्मा के उपासक थे और दूसरी विशेषता, कबीर समाज सुधारक कवि थे। उनकी रचनाओं में अंधविश्वासों कुरीतियों का विरोध किया गया है। इसके बाद अगला है, कवि रसखान के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, रसखान की रचनाओं में शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और दूसरी रसखान का प्रिय छंद सवैया है। रसखान की रचनाओं में शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और रसखान का प्रिय छंद सवैया है। अगला प्रश्न है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, पहला है, रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त है। वे हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। और दूसरी, रसखान की भावनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो यदि रसखान का जीवन परिचय आपने याद किया है तो भाव सौंदर्य में उनका भाव पक्ष हम लिख सकते हैं और शिल्प सौंदर्य में कला पक्ष लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कोमल भाव, श्रृंगार, प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेम के कवि थे। और दूसरा है, सक्सेना जी की भाषा शैली में चित्रात्मकता तथा स्पष्टता है। इसके बाद अगला जो है, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पंत जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन अपनी रचनाओं में किया है और दूसरा, उनकी रचनाओं में कल्पना की प्रधानता है। इस प्रकार से हमने 9वीं हिंदी के काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। यदि 9वीं हिंदी में आपको और भी कोई कठिनाई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।